स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे चैनल साइंस टू टेक्नोलॉजी में। मैं अनुपम विपुल आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आज के शो रॉकेट मंडे में। आज हम लोग बात करेंगे यूरोपियन स्पेस एजेंसी के बारे में। तो आइए समझते हैं। तो सबसे पहले समझिए इसका जन्म कब हुआ। इसका जन्म हुआ है वर्ल्ड वॉर टू के बाद, क्योंकि वर्ल्ड वॉर टू जैसे ही खत्म हुआ, एक तौर से जैसे परमाणु वेपन्स आ गए मार्केट में, उसके बाद कोल्ड वॉर स्टार्ट हो गया। और कोल्ड वॉर में ये सबको समझ में आया कि मतलब समझिए लैंड के मामले में, सी के मामले में, एयर के मामले में एक तौर का पैरिटी पहुंच चुके थे, यानी सबके पास एक ही जैसा काबिलियत था। हाँ, किसी के पास ज़्यादा प्लेन हो सकता है, किसी के पास कम होता है, लेकिन घुमा फिरा के सब एक ही जैसा थे। लेकिन स्पेस जो है वो फाइनल बैटल ग्राउंड बन गया, यानी कि अब यहाँ पे दिखाइए कि किसका बड़ा है। तो ये बहुत बड़ा गेम बन गया। और यहाँ पे दो मेन प्लेयर थे, एक यूएसएसआर और यूएसए। और ये बात समझना बेहद ज़रूरी है, यूएसएसआर काबिल रखता था कि इतनी काबिलियत थी कि वो खड़ा हो सकता था, रशिया के पास उतनी नहीं थी, ये समझना ज़रूरी है। यूएसएसआर टिक सकता था, रशिया नहीं। और यूएसए अकेले टिक रहा था। और यहाँ पे ये समझिए कि ये दोनों पार्टी पैसा पानी की तरह बहाए, एकदम बहा दिए, नल खोल के बहा दिए। क्योंकि यहाँ काफ़ी लोगों को समझ में नहीं आता कि ये अगर 1969 में हो जाता था तो हम लोग अभी दोबारा क्यों नहीं जाते। ये बस किसी को समझा नहीं पा रहा हूँ कि इसको करने के लिए, ये प्रोजेक्ट को करने के लिए यूएसए अपना जीडीपी का 4.5% तक नासा को दिया था। करंट नासा का बजट 0.5% के आसपास रहता है। तो ये समझना ज़रूरी है कि उतना जो पैसा पानी की तरह बहाया जा रहा है वो कुछ ही टाइम तक किया जा सकता है। और वॉर चल रहा था, कोल्ड वॉर हमारे लिए मतलब बाहर से दिखता है अच्छा कोई खून खराबा नहीं हुआ, लेकिन वो बहुत सीरियस था। तो उस टाइम में पैसा बहाया जा रहा था, लेकिन बार बार नहीं कर सकते थे। और फिर मतलब सोवियत यूनियन भी काफ़ी पैसा बहाया, भले सिर्फ दिखाने के लिए था, भले सिर्फ हुआ था, लेकिन बहाया पैसा वो भी पानी के तौर पे। और यहाँ पे समझ में आ गया कि यूरोपियन यूनियन के पास कि ये लिटरली इनका हैसियत नहीं है। यूरोपियन यूनियन का हैसियत में इस तौर पे समझिए कि जर्मनी सोचा कि हम अपना बना लेते हैं, नहीं कर सकते। फ्रांस सोचे हम अपना कर लेते हैं, नहीं कर सकते। यूनाइटेड किंगडम हम कर लेते हैं, नहीं कर सकते। सबको समझ में आ गया, मतलब जितने यूरोपियन यूनियन के नेशंस थे सबको समझ में आया कि दोनों के मतलब ये दोनों के बराबर का बैंक बैलेंस किसी के पास नहीं है। और ये समझिए यूएसए लकआउट किया था क्योंकि वो वॉर में डायरेक्टली नहीं था, तो उसका मतलब ट्रेजरी उतनी खाली नहीं हुई थी। तो हिसाब ये था कि कोई यूरोपियन यूनियन में टिक नहीं सकता था। तो हिसाब ये हो गया कि हम लोग जैसे इंडिया में कहते हैं ब्रेन ड्रेन, ये रशिया, ये समझिए वहाँ होना शुरू हो गया। क्योंकि जो लोग रॉकेट साइंटिस्ट हैं वो काम करना चाहेंगे ना किसी ढंग के प्रोजेक्ट में, तो वो बहुत सारे यूएसएसआर में चले गए और बहुत सारे मतलब अमेरिका आ गया। तो ये ब्रेन ड्रेन बहुत सीरियस था और यूरोपियंस को दिखने लगा कि हमारे देश के बेस्ट साइंटिस्ट चले जा रहे हैं अमेरिका, या तो मतलब यूएसएसआर जा रहे हैं। तो ये सीरियस हो गया था। और इतना सीरियस हो गया था इनको समझ में आ गया कि अगर सावधानी ना बरती जाए, तुरंत ब्रेक ना लगाया जाए, तो ये टेक्नोलॉजिकली आउटडेटेड हो जाएंगे, यानी कि ये रेस में रहेंगे नहीं। जैसे यूरोपियन यूनियन का नाम बड़ा है, मतलब रशिया है, फिर आपका जितने भी मतलब फ्रेश देशेस हैं सबके पास टेक्नोलॉजी के मामले में बम बम है। सिडनी हो, जर्मनी हो, फ्रांस हो, यूनाइटेड किंगडम हो, ये सब बड़े देश हैं, बड़ा नाम रखे हैं हिस्ट्री में कि टेक्नोलॉजिकली एडवांस है, डेमोक्रेसी है, बहुत आगे जा रहे हैं। लेकिन अगर सब मतलब फाइनल रेस में, यानी कि जो स्पेस का रेस है उसमें वो पीछे छट जाएंगे, तो वो फिर हो जाएगा कि अरे हिस्ट्री में कभी वो बड़े हुआ करते थे, अब मजाक है। तो ये बहुत सीरियस बात हो गया था यूरोपियन यूनियन के लिए। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने स्टार्ट किया ईएसआरओ। हाँ, ये साउंड करता है इसरो जैसा, लेकिन ईएसआरओ था, यूरोपियन था। और इसको 1964 में स्टार्ट किया गया, तो समझ लीजिए अराउंड 58 ईयर्स हो गया। और उस टाइम ये समझिए कि ये ईएसआरओ का काम था कि जो भी चीज़ रॉकेट के ऊपर रखा जाएगा वो ईएसआरओ काम करेगा। फिर एक दूसरा डिपार्टमेंट बनाया गया ईएलडीओ, इसका काम था जो लॉन्च सिस्टम करेगा। और शुरू शुरू में इनका कुछ नहीं था, तो ये समझिए यूनाइटेड स्टेट का रॉकेट लेके, उसमें आपको दिख रहा है ना ईएसआरओ, कारण वही था ही नहीं इनके पास कुछ। तो ये मतलब ऐसे करके अमेरिका से लेके बनाना स्टार्ट किए, गाड़ी खोले। और साहब ये समझिए कि यहाँ से बहुत बार ये यूरोपियन था, समझ लीजिए ये लोग का हालत इतना खराब था कि इनको 2 साल लगा ये डिसाइड करने में कि करना क्या है। 2 साल, 2 साल पॉलिटिक्स को लगा सिर्फ ये सॉर्ट करने में कि हम लोग सब पैसा जोड़ के करेंगे क्या। तो यहाँ पे बहुत बार हुआ। और ये ऐसा नहीं है कि जब ई एस आर ओ बनाया गया तो काम खत्म। ई एस आर ओ, ई एल डी ओ, जो कि मैं चाहता हूँ कि ये एक्चुअली अच्छा डिज़ाइन है, लेकिन इसके बाद भी इन्होंने कई सारे और ऑर्गेनाइजेशन बनाए। मैंने नीचे वीडियो दे दिया, अगर आप देखना चाहते हैं तो बहुत सारा है कि ये बनाया, फिर ये बनाया, फिर ये बनाया। और ये इनको बहुत टाइम लगा कि मतलब ये सोचते थे कि हम जितनी बार सब कैटेगरी बना देंगे उतना जल्दी जल्दी काम हो पाएगा। लेकिन हकीकत में ये हुआ कि इससे सिर्फ कीमत इनका भागते जाता और डिले पे डिले, डिले पे डिले, डिले पे डिले हो रहा था। तो इनको समझिए बहुत टाइम लगे समझने में कि भैया इस तरह का हुआ से काम नहीं चलेगा। इनको मतलब समझिए 1975 तक लग गया समझ में आने में कि भैया ईएसए बनाओ, शांति से एक चीज़
ढंग से एक काम करेगा। ये इनका अर्ली स्टार्ट का जो अर्ली एडवांटेज था, अर्ली मूवर एडवांटेज, वो वेस्ट हो गया, क्योंकि ये काफ़ी साल सिर्फ हुलुलुलु करने में बर्बाद कर दिए कि अच्छा करना क्या चाहते हो, अच्छा इसके लिए एक एजेंसी खोल दो, अच्छा इसके लिए उस एजेंसी को मैनेज करने के लिए दूसरी एजेंसी खोल दो, फिर उसके लिए तीसरी खोल दो, फिर लाइक एंड में मतलब थैंकफुली मतलब समझ में आ गया कि भैया हमसे हुलुलुलु करना है, समय बर्बाद हो रहा है। तो 1975 तक में ये हो गया कि नहीं नहीं, एक ढंग से ईसा बनाना है और हुलुलुलु नहीं करना है। तो ये अर्ली स्टेज था, बहुत समय बर्बाद हुआ, मतलब सालों का साल बर्बाद हो गया। तो 58 ईयर्स में से शुरू का ईयर्स का मतलब गिनने का आप गिन सकते हैं, लेकिन कोई खास फायदा था नहीं। अब बात करते हैं कि यूरोपियन यूनियन को समझ में आ गया था कि टाइम वो बर्बाद कर चुके थे और इनके पास कुछ था नहीं वैसा, मतलब एक होता ना कि हम खड़े हैं, वैसा कुछ था नहीं। तो ये लोग कोलैबोरेशन पे बहुत मेहनत किए और कोलैबोरेशन के तौर पे नासा ने इनको अपना समझ के बुला लिया कि आइए सर आप अपना समझ के आइए, और बहुत सारे लार्ज स्केल प्रोजेक्ट किए हैं। ये समझना बेहद ज़रूरी है। यूरोपियन यूनियन के पास एटलीस्ट सबसे बड़ा बेनिफिट था कि उनका बैंक बैलेंस बड़ा था, तो मतलब भले उनके पास टेक्नोलॉजी नहीं हो लेकिन ये बड़ा चीज़ कर सकते थे। तो नासा ने दिया कि देखिए रॉकेट में आप ठूस हो, तो रॉकेट वाला काम हम कर लेते हैं, लेकिन उसमें जो मॉड्यूल्स लगाने हैं वो काम आप करो। तो सबसे बड़ा जैसे स्टार्टिंग गाड़ी खोली गई थी स्पेस लैब बना के, ये जो सेक्शन आप देख रहे हैं स्पेस शटल का जो कार्गो बे है उसमें एक सेक्शन था जिसे स्पेस लैब के तौर पे कहा गया। ये 1983 से किया जा रहा है। और फिर ये समझिए जब आईएसएस बनाया जा रहा था उस टाइम यूरोपियन यूनियन का था कि वो अपना स्पेस स्टेशन बनाना चाहते थे, लेकिन वो प्रोजेक्ट कैंसिल हो गया। तो जो लॉजिक था, जो प्रोटोकॉल थे, जो डिज़ाइन था, वही डिज़ाइन को ESA कोलंबस बनाया गया और यही आईएसएस में डॉक कर दिया गया। तो समझ लीजिए इनका कंट्रीब्यूशन के मामले में काफ़ी बम है, मतलब वो नासा पे बहुत बड़ा बड़ा कंट्रीब्यूशन किया। और छोटा मोटा कंट्रीब्यूशन नहीं, अगर ये कोलंबस हट जाए काफ़ी बड़ा रिसर्च लैब चला जाएगा। स्पेस शटल में यही एक लैब अट सकता था। फिर आप समझ लीजिए जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप का लॉन्चर भी यही प्रोवाइड किया और बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट भी यही प्रोवाइड किए हैं। फिर अभी सिंपल सबसे लेटेस्ट के बारे में बात करें, ये SLS सेनेट लॉन्च सिस्टम के बारे में बात करें, तो उसका ओरायन को जिस पर रखा जाएगा वो भी ईसा का ही दिया हुआ है। तो समझिए कोलैबोरेशन के मामले में ईसा पूरा अपना समझ के कोलैबोरेट करता है नासा के साथ। लेकिन हिसाब ये हुआ कि ईसा का पूरा मतलब अभी का आप देखते हैं 50 साल होने को आ रहा है, तो हिसाब ये है कि इनके पास कभी भी यूनिफाइड गोल नहीं था, यानी कि करना क्या चाहते हैं। और हिसाब से ये सबको समझ में आता है, जो भी हिस्ट्री पढ़े हैं, जो भी जानते हैं देश को चलाना कैसे है, सबको पता है मैन्ड प्रोग्राम ज़रूरी है, नहीं तो ब्रेन ड्रेन होगा ही। कोई ये नहीं कहना चाहता कि मैंने कॉमेट में एक तो सैटेलाइट को उतारा, सब बोलना चाहते हैं कि मैंने इंसान को स्पेस में भेजा, मैं मून लैंडिंग करके आया। तो ब्रेन ड्रेन उनके लिए बहुत सीरियस प्रॉब्लम बन रहा था कि जब जो देखो सब उठ के नासा में चला जा रहा है। तो हिसाब ये बना कि इसको पता था कि मैन्ड प्रोग्राम बनाना ही पड़ेगा, नहीं तो हम स्पेस प्रोग्राम ये पावर नहीं है, क्योंकि सोवियत यूनियन अब कोलैप्स हो चुका है, ठीक है, लेकिन उसका बचा खुचा टूल्स जो था वो रशिया के पास आ गया। तो रशिया बजट में स्पेस पावर हाउस बन गया। अब बात है कि बजट के मामले में वो मतलब ऑलमोस्ट कहिए 1/10 था, 1/10 बहुत कम बजट था। लेकिन उनके पास चूंकि सोवियत यूनियन का था तो वो कम्पीट कर रहा था कि हाँ हमारे पास तो सब चीज़ बना बनाया मिल गया, हम कम्पीट कर रहे हैं। यूरोपियन यूनियन कम्पीट कर ही नहीं पा रहा है। सोच लीजिए जिसके पास सेकंड हैंड इक्विपमेंट है उससे नहीं कम्पीट कर पा रहा था। और हिसाब ये था कि अपना ये स्टेशन बनाना चाहते थे, क्योंकि उन्हें समझ में आया, सोचिए ये रशिया अपना स्पेस स्टेशन बना लिया, रशिया कहना गलत होगा, समझिए सोवियत यूनियन ही बनाया मियर स्पेस स्टेशन, अमेरिका अपना बना लिया स्काई लैब्स करके, तो सबके पास था कि सब अपना अपना कर रहे हैं। लेकिन यूरोपियन यूनियन क्या हुआ, वो बनाना चाह रहे थे लेकिन कोलैबोरेशन में वो चले गए। तो हिसाब ये बना कि यूरोपियन यूनियन पास कभी कोई कॉल टू एक्शन नहीं था। ये JF कैनेडी का ये देखता है, ये बात सही है कि ये मतलब ऐसा एट्रीब्यूट, ऐसा मेंशन अगर कभी भी कर दिया जाए काम नहीं करेगा। ये उस टाइम इसलिए काम किया कि अमेरिकन की फट गई थी, उनकी वाट लग गई थी, क्योंकि जो स्पुतनिक यह था वो दिखा दिया कि भैया आप हम उस जगह पे आ गए जहाँ पे आप डिफेंड नहीं कर सकते, हम आपसे बहुत ऊपर चले गए हैं और मेरा बहुत बड़ा है। तो ये जो कि ना वी चूज टू गो टू द मून एंड इन दिस डेकेड एंड डू दी अदर थिंग्स, ये बहुत बढ़िया कॉल टू एक्शन था। और कॉल टू एक्शन में एक इंपॉर्टेंस काम करता है कि लोग का जो है ना, लोग छितराए हुए रहता है, सब लोग अलग अलग रहता है, सबका अलग प्रायोरिटी है, लेकिन अगर एक कॉल टू एक्शन हो जाता है कि नहीं ये हमें करना है और सबको आप बांध लेते हो, तो पूरा देश जो है ना एकदम गर्म हो जाता है। ये संभाल के रख लिया यूएसए को, बिना इसके तो मजाक ही उड़ रहा था। मतलब सोचिए इनका सैटेलाइट लॉन्च नहीं हो रहा था, रॉकेट वहीं फट जा रहा था, मतलब ये लॉन्च स्टैंड में फट रहा था और वहाँ से वो चले गए सीधे भैया हम चांद पे जाके आते हैं। तो ये समझना ज़रूरी है, कॉल टू एक्शन कभी भी ईसा के साथ नहीं हुआ कि हमको ये करना है, हमको आगे जाना है, हुलुलुलु नहीं करना, ये कभी नहीं हुआ। और इसके बाद कारण यही हुआ कि हमेशा ये कोलैबोरेशन और एक्सपेंसिव रॉकेट्स पे ध्यान देते रह गए। एक्सपेंसिव रॉकेट इसलिए कर रहे थे क्योंकि पहली बात यूरोपियन लोग के पास थोड़ा पैसा ज़्यादा होता है, और अगर आपको लगता है नासा का सैलरी ज़्यादा है, ईसा का सैलरी नासा के सामने अरे तुम तो चिल्लर छुट्टा में अपने साइंटिस्ट को रखते हो, ईसा बहुत पैसा देता है। तो हिसाब ये समझिए कि रॉकेट जो बना रहे थे, तो चूंकि इतनी सारी कंट्री, मतलब फ्रांस आपको पैसा दे रहा है, जर्मनी आपको पैसा दे रहा है, इटली पैसा दे रहा है, सब रॉकेट के दाम में उतना किल्लत नहीं था, घटा नहीं रहे थे, तो महंगा महंगा रॉकेट बन गया। हिसाब यही समझिए कि ये लोग ऐसा शटल बनाना चाह रहे थे लेकिन इसको कैंसिल कर दिया। इसमें काफ़ी लोगों का कहना ये था कि
अमेरिका जब मून पे गया था, मून पे जो अपोलो 13 हुआ था, तो लोगों को समझ में आ गया था कि स्पेस रिस्की है लेकिन संभाल लेंगे, क्योंकि अपोलो 13 में डिजास्टर नहीं हुआ, लॉस ऑफ लाइफ नहीं हुआ। लेकिन जब स्पेस शटल फेल किया कोलंबिया डिजास्टर के टाइम में, तब लोगों को समझ में नहीं, स्पेस सही में डेंजरस है, मतलब आप ऊपर जा सकते हो। तो इसको रीडिज़ाइन करते चले गए और ये कभी कंप्लीट नहीं हो पाया, इसीलिए लटक गए। तो हिसाब ये समझिए कि यूरोपियन यूनियन के पास पैसा था, समय था, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं हुआ, क्योंकि कोई कॉल टू एक्शन नहीं था, कोई यूनिफाइड गोल नहीं था, अभी भी नहीं है। बस हुलुलु कर रहे हैं। कहने को ये सही है कि ये एस्ट्रॉइड पे जा रहे हैं, मतलब किसी गैस जाइंट के मून पे लैंड कर रहे हैं, लेकिन उससे पब्लिक नहीं सपोर्ट करेगी। पब्लिक को पब्लिक चाहिए होता है सपोर्ट करने के लिए, कि इंसान जा रहा है तो मैं सपोर्ट कर रहा हूँ। इसीलिए JF कैनेडी का जो लॉजिक था वो बहुत साउंड था, कि भैया इंसान को चांद पे रख के दिखाओ, तब आपको समझ में आया कि नहीं भैया आप आओ हमारे पास, अभी आप हमसे बहुत दूर हो। तो अब इसको थोड़ा हकीकत में लाते हैं। ये सब तो हो गया पॉलिटिक्स का बात, जो बैकग्राउंड में चल रहा है। हिसाब ये समझिए कि चाइना जो है बहुत जल्दी समझ गया है स्पेस का इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा है, और उन्होंने कम पैसे में, कम समय में, ये समझ लीजिए कि चाइना का अभी बजट देखेंगे तो USA से सेकंड में आता है और ईसा थर्ड पे आता है। लेकिन हमेशा ऐसा नहीं था। चाइना शुरू में, मतलब कोई भी देश जो ताज़ा ताज़ा रहता है सीरियसली नहीं लेता है स्पेस को, लेकिन चाइना जब रिजल्ट आने लगा कि हम स्पेस पे खर्च कर रहे हैं, उससे प्रॉफिट हो रहा है, फटाफट उसका खर्चा बढ़ाते चले गए, और अभी बहुत ऊपर है। लेकिन अगर ग्रैंड टोटल देखते हैं कि मतलब पिछले 10 साल में कितने ज़्यादा खर्च किया है, ईसा का ही ज़्यादा खर्चा है। अब टाइम के मामले में तो बहुत पहले से ही आ चुके थे, कुछ नहीं हुआ। और चाइना सबसे बड़ा अचीवमेंट कर लिया है कि थर्ड पावर बन चुका है, जो मैंड मिशन रख चुका है, मैंड सिस्टम, यानी कि उनके पास इंसान को ऊपर भेजने की काबिलियत है और ऊपर स्पेस स्टेशन बनाने का काबिलियत है। ये इकलौता है जो अपने बना के रखा हुआ है। सिर्फ USSR था जो कर सकता था, और USA कर सकता था। USA ने अभी ISS बना के रखा हुआ है, मतलब उसमें रशिया का भी कोलैबोरेशन है, ईसा का भी कोलैबोरेशन है। लेकिन वही देख लीजिए, उसमें भी दिक्कत हो रहा है कि भैया रशिया अगर पुल आउट कर लेता है थोड़ा दिक्कत हो जाता है, फजीयत हो जाता है, और चाइना सुपर पावर बन गया। तो ये सीरियस बात है कि मतलब आपसे कम टाइम में, आपसे कम पैसे में दूसरा देश जिसमें डेमोक्रेसी नहीं है, वो आके आपको थप्पड़ मार के चला कैसे गया। और फिर जो मार्केट एडवांटेज था कि इनका जो आर्यन 5 रॉकेट जो था, जिसके बाद पहले बहुत अच्छा खासा मार्केट कैप्चर था, क्योंकि ये लोग बहुत अच्छे से जियो स्टेशनरी सैटेलाइट लॉन्च करने का व्यवस्था करते थे। इनका रॉकेट का एक ही काम था, हम अच्छे से जियो स्टेशनरी सैटेलाइट लॉन्च करते हैं। इसीलिए अगर आप अभी देखेंगे इसरो के साइट में भी जाएंगे, बहुत सारा सैटेलाइट ईसा से लॉन्च करवाया गया है। कारण वह उस मामले में ईसा, मतलब समझिए, मार्केट कैप्चर करके रखा हुआ था। लेकिन वो भी खत्म हो गया, जैसे SpaceX मार्केट में घुसा तो वो सेक्शन भी खत्म हो गया। चलो भैया आप हट जाओ, आप ये रास्ते से भी हट जाओ। तो हिसाब ये समझिए कि हकीकत में बहुत पीछे चल रहा है। चाइना तो हो चुका है, SpaceX इनको मार्केट से हटा चुका है, और जो ईसा का करंट सिचुएशन है कि वो रशिया पे डिपेंडेंट है। अभी जैसे OneWeb कॉन्स्टलेशन की बैंड बजी पड़ी है, क्योंकि रशिया बोल रहा है कि हम नहीं रॉकेट लॉन्च करने देंगे। मतलब तो आप बोलेंगे आर्यन 5 से क्यों नहीं लॉन्च कर लेते, वो इतना महंगा है पर लॉन्च कि लुट जाएगा OneWeb अगर ट्राई करता है। अभी भी समझिए बहुत सारे क्लाइंट रशियन रॉकेट्स को ही इस्तेमाल करते हैं, जो कि लेटेस्ट भी नहीं है, 1970 का डिज़ाइन पर चल रहा है। कारण वही था कि उनको सेकेंड हैंड मिला हुआ था USSR का, उसी को कंटिन्यू करते जा रहे थे। तो हिसाब यही समझिए कि पूरा यूरोपियन यूनियन बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट है। मतलब अगर अमेरिका ना लॉन्च करे और रशिया ना लॉन्च करे, यूरोपियन यूनियन अपने एस्ट्रोनॉट्स को अपने ही सेक्शन में नहीं भेज सकते ISS में। तो ये बहुत सीरियस बात है। और अभी जो युद्ध चल रहा है, चांसेस है कि ये फाइनली मोटिवेट कर दे यूरोपियन यूनियन को कि नहीं, हम ऐसे हुलुलुल नहीं करना, हमें ढंग से एक कोलैबोरेटेड एफर्ट करना है कि अपने के बीच में हमारे पास पैसा है, टाइम है, समय है, इंटेलिजेंस है, करना है कुछ। कि ये अच्छी बात नहीं है कि चाइना बस हम सर आ जाते हैं, सर हम आ जाते हैं, हम बना लेते हैं स्पेस स्टेशन, आप हुलुलुल करो, हम आगे बढ़ के आ जाते हैं। रशिया, ऐसा नहीं होना चाहिए रशिया के पास पावर कि हम रॉकेट नहीं देंगे तुम्हारे सारे लॉन्च कॉन्ट्रैक्ट्स कैंसिल होने लग जाएंगे। ये नहीं होना चाहिए। तो हकीकत यही समझिए कि यूरोपियन यूनियन का बैंक बैलेंस बहुत ज़्यादा है, लेकिन काबिलियत बहुत कम। तो इसी कारण से आप लोग ईसा के बारे में बार बार नहीं सुनते। कारण वही है कि कहने को बहुत पैसा है, कहने को बहुत ज़्यादा ये है वो है, लेकिन रियल लाइफ हवा महल। तो ये था मेरा प्रेजेंटेशन ईसा के बारे में। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लगा, कुछ सीखने मिला हो, कुछ समझ में आओ। अगर ऐसा है लाइक कर दे, दोस्तों शेयर कर दे, उससे मेरा काफ़ी भला होगा। नहीं अच्छा लगा, नहीं पसंद आया, कोई बात नहीं, आप डिसलाइक दबा सकते हैं। मैं कहूँगा डिसलाइक 2 बार दबाएं, उससे मुझे पता चलेगा कितना ना पसंद हुआ है। मैं आपसे कहूँगा कमेंट लेके मैं हर कमेंट को पढ़ने की कोशिश करता हूँ। आपसे कहूँगा सब्सक्राइब कीजिए, बेल दबाइए अगर आप फ्री हैं तो। आपने मेरा वीडियो देखा, जानकर मुझे बहुत खुशी हुई। धन्यवाद।